देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो आज हम लोग जो है फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग फाइनल अकाउंट का मतलब हो गया कि अभी ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो तो करना ही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो करना है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि फाइनल अकाउंट्स के बारे में जितना भी मतलब जो भी इसका बेस है, ठीक है, वो हम लोग पहले सीखे, ठीक है। मतलब बेसिकली थियोरिटिकली जो भी चीज हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो देखो फाइनल अकाउंट्स और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला बात है कि ये एंटिटी के आगे मैंने लिखा है, देखो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का मतलब क्या है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि एंटिटी है, ठीक है। एंटिटी ना दो तरीके का होता है, सबसे पहला बात है, इसलिए देखो मैंने यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखा है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। फाइनल अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे लेकिन ऐसे एंटिटी का जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, ठीक है। तो एंटिटी दो तरीके का होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा क्या हो सकता है बोल सकते हो। एक तो मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरा क्या हो सकता है, अभी लिखा है देखो ऊपर, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अच्छा, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी चलाते हैं उनको बोला जाता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी चलाते हैं उन्हें बोला जाता है ट्रेडर, ठीक है, उन्हें बोला जाता है ट्रेडर। अब जैसे मान लो किसी का जो है रेडीमेड गारमेंट्स का शॉप है, ठीक है, मतलब वो किसी से गारमेंट्स खरीदते हैं फिर उस पे कुछ प्रॉफिट लगा के बेच देते हैं, तो वो हो गए ट्रेडर, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर का मतलब गारमेंट्स को खुद से बनाते हैं, ठीक है, फिर उसे बेचते हैं, तो वो हो गए मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर का मतलब जो अपना बिजनेस में जो भी सेल करता है, देखो एंटिटी दो ही चीज सेल कर सकता है, कोई भी एंटिटी, या तो वो प्रोडक्ट बेचेगा, बिजनेस दो ही चीज का हो सकता है, या तो प्रोडक्ट बेच लो या तो सर्विस बेच लो, ठीक है। प्रोडक्ट बेच लो या तो सर्विस बेच लो। सर्विस यानी कि जैसे मेरा वाला काम है, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, ठीक है, ये सर्विस देते हैं। प्रोडक्ट यानी अगर तुम लोगों को एक बुक का जरूरत है, तुम लोग एक बुक खरीदने जाते हो, तो जो जो शॉप से बुक खरीद रहे हो, ठीक है, वो बुक को खुद से नहीं बनाता है, ठीक है, कहीं से खरीद के लाके बेचता है, तो वो ट्रेडर है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, तुम लोग अगर कभी सियालदा से कॉपी लियो, मतलब लिखने के लिए जो मतलब नोट्स जो तुम लोग जो कॉपी में लिखते हो, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे दुकान है जो खुद से लूज पेज से मतलब पूरा एक जो है मतलब जो नोटबुक है वो बना के रेडी करके बेचते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर हो गए, ठीक है। गुड इवनिंग हर्ष। गुड इवनिंग हर्ष। गुड इवनिंग मैम। देखो, तो वही हम बोल रहे थे कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर का डिफरेंस बोल रहे थे। तो हम बोल रहे थे अगर तुम लोग कभी सियालदा से केजी में खाता मिलता है, ठीक है, जो खाते में तुम लोग लिखते हो ना वो केजी में मिलता है, तो वहां पर मैक्सिमम जो दुकानदार है ना वो अपने से पेज लूज पेज खरीद मतलब लूज पेज से कॉपी बना के फिर बेचते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर हो गए। लेकिन हर एक बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरर भी नहीं है, हर कोई ट्रेडर भी नहीं है, अपना अपना चॉइस है, अपना अपना बिजनेस है, कौन ट्रेडिंग करता है कौन मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सिंपल हो गया, अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट खुद से बना के बेच रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर, और अगर किसी और से खरीद लेते हैं फिर बेच देते हैं तो वो हम लोग हो गए ट्रेडर, ठीक है। अब अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, चाहे कोई कुछ भी हो, उसे ईयर एंड में क्या पता करने का मन होगा पता है, सभी को ईयर एंड में पता करना होता है अपने बिजनेस का प्रॉफिट, ठीक है।
चाहे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करें या फिर हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर तुम लोग को सर्विस सेक्टर का कुछ नहीं देगा, ठीक है, यहाँ पर तुम लोग को प्रोडक्ट का ही बात बोलेगा। तो बिजनेस प्रॉफिट पता करने का जो है वो सभी को रहता है, चाहे कोई मैन्युफैक्चरर हो नॉन मैन्युफैक्चरर हो। अब देखो जो ट्रेडर का बिजनेस है, तुम लोग जब नॉर्मली 11 में फाइनल अकाउंट्स वगैरह करते हो तो तुम लोग को पता है क्या क्या बनाते हो। एक बनाते हो तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। अभी तो ट्रेडिंग एंड पीएल एक साथ होता है, फिर भी हम नीचे नीचे अलग अलग लिख रहे हैं। और एक पीएल अकाउंट बना लेते हो और एक बैलेंस शीट बना लेते हो। और ये पूरे चीज को कंबाइनली क्या बोलते हो, बोलो, ये पूरे चीज को कंबाइनली क्या बोलते हो तुम लोग, बोलो, ये पूरे चीज को क्या बोलते फाइनल हो? अकाउंट। हाँ, फाइनल अकाउंट्स फाइनल। बोलो। हाँ, फाइनल अकाउंट्स बोलो। गुड इवनिंग तुषार। गुड इवनिंग मैम। और ये पूरे चीज को तुम लोग बोलते हो फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, ये तो पता है तुम लोग। अच्छा, तो मुझे एक चीज बोलो कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, मतलब ट्रेडर नहीं है, अपना प्रोडक्ट खुद से बना के बेचता है, तो वो उसका एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनता है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है, इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है, उसके बाद वो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाता है, ठीक है, और उसके बाद पीएल अकाउंट बनाता है, एंड एट लास्ट जो है वो बैलेंस शीट भी बनाता है, ठीक है। तो इनका फाइनल अकाउंट्स और इनके फाइनल अकाउंट्स में सिर्फ एक अकाउंट का डिफरेंस है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो सिर्फ मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, ये लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर कोई अपना प्रोडक्ट बना के फिर बेचता है, देखो सीक्वेंस एक बार तुम लोग ध्यान से देखो, बेचना इनको भी है, प्रॉफिट इनको भी कमाना है, इनको भी अपने एसेट लाइबिलिटीज का डेटा पता करना है, बेचना इनको भी है, प्रॉफिट भी कमाना है, और बैलेंस शीट का डिटेल्स एसेट लाइबिलिटी इनको भी पता करना है। लेकिन इनको इसके साथ साथ इनके ऊपर और एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बाहर से नहीं खरीद रहे, खुद से बना के बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट को बनाने का कितना खर्चा लगा, प्रोडक्ट को बनाने का कितना, जैसे मान लो एक तुम लोग एक बुक शॉप में गए, बोले मुझे एक अकाउंट्स बुक चाहिए, ठीक है, तो उसने वो बुक्स मान लो 500 रुपए में तुम लोग को बेच दिया, तो वो जिससे खरीदा होगा जरूर 500 में नहीं खरीदा होगा, मान लो वो 400 में खरीदा, 100 रुपए का प्रॉफिट लगा के 500 में बेच दिया, ठीक है, तो उसे पता है कि उसने कितने में खरीदा, तो उस हिसाब से उसने प्रॉफिट लगा के बेच दिया। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो तो किसी से परचेज नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करना है, अपना प्रोडक्ट खुद से बनाना है, ठीक है, उनको अपना प्रोडक्ट खुद से बनाना है। गुड इवनिंग अभिजीत। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, उनको अपना प्रोडक्ट देखो खुद से बनाना है, ठीक है, उनको अपना प्रोडक्ट जो है खुद से बनाना है, तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, देखो एक्स, तो क्योंकि इनको अपना प्रोडक्ट खुद से बनाना है, तो इनको पता करना पड़ेगा ना कि कितना प्रॉफिट लगा है, क्योंकि देखो इनको भी तो बेचना है, तो बेचने से ट्रेडिंग में ही तो तुम लोग लिखते हो बाई सेल्स, ठीक है, तो यहाँ भी बाई सेल्स लिख देगा वो, ठीक है, जैसे बुक को कितने में बेचा, 500 में, और ट्रेडिंग में तुम लोग क्या लिखते हो कि कितने का खरीदा, तो उसको परचेस बोलते हो, ठीक है, तो जिसने सेल किया वो बुक, वो लिखेगा मैंने इस बुक को परचेस किया 400 से, और बाई सेल्स बोल के लिखेगा 500, तो उसको प्रॉफिट कितना दिखेगा, 100, ठीक है। लेकिन अब ये जो मैन्युफैक्चरर है, उनको तो ये पता करना पड़ेगा ना कि उनका प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आया, ठीक है, जैसे परचेज कॉस्ट, ठीक है, कि लागत कितना लगा, खरीदारी में कितना लगा, 400 रुपए, तब तो प्रॉफिट कितना लगा है सोचेंगे कि भाई इस बिजनेस में जो प्रॉफिट, जैसे मान लो अगर मैक्सिमम जो है एक बुक पे 400 के बुक पे 100 का प्रॉफिट चलता है, तो सारे दुकानदार वही लगाते होंगे, कोई थोड़ा बहुत कम ज्यादा लगाता हो, कोई 80 कोई 90 इस तरीके से, तो उसके हिसाब से बिकता होगा। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के केस में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर किए हैं उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है, वो पता करना पड़ेगा, उसके बाद उस पे हम लोग प्रॉफिट लगा के बेच सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनने वाला है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनने वाला है, उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब जो गुड्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, ठीक है, जो गुड्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट कितना है, वो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से
पता करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे ये वाला नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला ही पढ़ेंगे। मैंने टॉपिक का नाम देखो ऊपर लिखा है कि हम लोग कौन सा चीज पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स, मतलब एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी कैसे अपना ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाती है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट को एक साथ फाइनल अकाउंट्स बोला जाता है, इनके केस में भी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग को फाइनल अकाउंट्स बोला जाता है, ठीक है। और जो बिजनेस प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब फाइनल अकाउंट्स का ना एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स का स्पेसिफिक पीरियड होता है। तुम लोग बोल सकते हो नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स कितने दिन का बनता है, कितने टाइम पीरियड का बनता है, नॉर्मली कितने टाइम पीरियड का बनता है? 1 year. 1 ईयर या फिर 12 मंथ्स, ठीक है। तो ये 1 ईयर कैसे काउंट होता है? या तो कैलेंडर ईयर बेसिस पे काउंट होता है। कैलेंडर ईयर मतलब बोलो ईयर कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म होता है? जनवरी से दिसंबर तक। जैन से लेके दिसंबर तक। और फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? अप्रैल। और कंप्लीट कब होता है? मार्च, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड में ही बनना चाहिए, यही स्पेसिफिक पीरियड नॉर्मली फॉलो होता है, जो कि 12 मंथ्स या फिर 1 ईयर का होता है, ठीक है। ये हम लोग का स्पेसिफिक पीरियड होता है जो कि हम लोग का 12 मंथ्स या फिर 1 ईयर का होता है। लेकिन ऐसा भी होता है किसी किसी केस में हम लोग का जो ये 12 मंथ्स है ये कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत। कैसे हो सकता है? जैसे मान लो किसी को अपना फाइनेंशियल ईयर जैन टू दिसंबर फॉलो करना है, तो उसने नया बिजनेस ओपन किया है और बिजनेस जो स्टार्ट किया है वो मान लो स्टार्ट किया है जून से, ठीक है। तो उसका ईयर एंड भी दिसंबर में ही होगा, है ना, क्योंकि उसको अगर ये फॉलो करना है, अब ये पहला बार बिजनेस कर रहा है तो पहले बार उसका फाइनल अकाउंट्स 12 मंथ्स का नहीं होगा, जून से लेके दिसंबर का होगा। उसके बाद 12 मंथ्स का होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 मंथ्स का होता जाएगा जैसे नॉर्मल होता है। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है लेकिन जो ईयर वो फॉलो करना चाहते हैं उसका मिडिल में या फिर 1-2 महीने बाद से स्टार्ट करता है, तो उस केस में हो सकता है कि उसका 12 मंथ्स फर्स्ट टाइम कवर अप ना हो, उससे कम हो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली तो फाइनल अकाउंट्स का मतलब हमें पता है पूरे 1 साल का डेटा को ही हम लोग फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वाला नॉन मैन्युफैक्चरिंग का फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना होता है ये देखो। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग पीएल, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम लोग पीएल बोलते हैं, और बैलेंस शीट। अच्छा, तुम लोग मुझे बोलोगे ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है? हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है। अच्छा, और जो हम लोग पीएल बनाते हैं उससे हमें क्या मिलता है बोलो? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हाँ, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? बिजनेस के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को मिला के ना एक नाम दिया गया है, ये जो दो ट्रेडिंग और पीएल है, ठीक है। अभी तो कंबाइंड ही बनता है, कभी पहले ट्रेडिंग पीएल अलग भी बनता था, लेकिन अभी ट्रेडिंग एंड पीएल बोल के एक साथ होता है, अलग अलग हेडिंग नहीं होता है, लेकिन पार्ट वाइज ही उसका आंसर निकाला जाता है। इसको बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इसको बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट। और ये जो है इसको बोला जाता है पोजिशनल स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट और पोजिशनल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट जो हमें अपना इनकम बताता है कि हम लोग लॉस में चल रहे हैं कि प्रॉफिट में चल रहे हैं। और इसको पोजिशनल स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग एसेट लाइबिलिटीज का पोजिशन ढूंढते हैं कि बिजनेस में मेरा कितना एसेट है कितना लाइबिलिटी, इसीलिए स्टेटमेंट का नाम होता है पोजिशनल स्टेटमेंट, ठीक है।
तो इसके बाद देखो हम तुम लोग को ये बताएंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी है, जो भी आता है उस वो क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग में जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर लिखो ग्रॉस प्रॉफिट। हम एक बार प्रॉफिट से ही डिफाइन कर रहे हैं, अगर लॉस हुआ तो मतलब ऑपोजिट केस हो जाएगा। तो अभी देखो प्रॉफिट के हिसाब से हम डेफिनेशन जो है वो बता रहे हैं और कंसेप्ट भी बता रहे हैं। ठीक है, मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि देखो नॉर्मली सभी चाहते हैं कि प्रॉफिट हो, कौन चाहता है लॉस हो। ठीक है, लेकिन हाँ हो सकता है कि लॉस हो, ऐसा बात नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही होता है। कितने लॉस मेकिंग बिजनेस है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि सबका प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, तो अभी हम प्रॉफिट के हिसाब से लिख रहे हैं, जो देखो उसी को समझाएंगे। प्रॉफिट्स ड्यू टू सेल्स and purchase including of some direct expense, ठीक है। ये मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन तुम लोग को कुछ रटने का जरूरत नहीं है, इसको समझो। बोल रहा है कि अगर हमें कुछ भी प्रॉफिट होता है बिजनेस में सेल करने की वजह से, देखो अभी तो मैंने बोला बिजनेस का मतलब क्या है, हमें सेल करना है। क्या सेल करना है? या तो सर्विस सेल कर दो, जैसे हम क्या सेल करें, सर्विस। मुझे मेरे पास जो नॉलेज है हम उसको जो है उसका सर्विस देते हैं। ठीक है, बदले में मुझे जो है मेरा जो मतलब रेम्युनरेशन है वो मिल रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट जो बेच रहा है, ठीक है, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसके बदले उसको अपना जो है प्रॉफिट अर्न होगा सेल करने के बाद। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रॉफिट ड्यू टू सेल्स एंड परचेज, मतलब सेल एंड परचेज दोनों चीज क्यों लिख रहा है, क्योंकि बेच, जैसे मान लो कि मैंने जो एग्जांपल दिया कि किसी ने मुझे 500 रुपए में अकाउंट्स का बुक बेच दिया, क्या ये पूरा ही उसका प्रॉफिट है? मुझे बोलो, अगर किसी ने मुझे एक बुक 500 रुपए में बेचा, क्या वो 500 का पूरा वो प्रॉफिट कमा लिया? ऐसा होता है क्या? बोलो, क्या 500 का पूरा प्रॉफिट कमा लिया? ये कभी नहीं पॉसिबल है ना। ये क्या है? ये सेल्स वैल्यू है। सेल्स वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब ये बुक पता करना पड़ेगा उसने किसी और से कितने में खरीदा था, मान लो 450 में खरीदा था, 50 प्रॉफिट लगा के मुझे बेच दिया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट क्यों होता है? सेल एंड परचेज, ठीक है, ये दोनों चीजें इन्वॉल्व होता है प्रॉफिट के लिए। यही वाला परचेज कॉस्ट है। ठीक है, तो मुझे अगर मेरा प्रॉफिट पता करना है तो मैंने जो प्रोडक्ट बेचा और उसको कितने में खरीदा था, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। इसीलिए मैंने लिखा है प्रॉफिट ड्यू टू सेल्स एंड परचेज इंक्लूडिंग ऑफ सम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब, जैसे देखो मान लो किसी का जो है फ्रिज, एसी, ये सब का शॉप है। ठीक है, मान लो किसी का फ्रिज, ठीक है, एसी, ये सब का शॉप है। ठीक है, अब वो जब अपने शॉप में ये सारी चीजों को रखता है एज अ स्टॉक, ठीक है, उसके लिए तो वो स्टॉक हो जाएगा। अब वो फ्रिज जब किसी कंपनी का लेकर, मतलब नॉर्मली क्या होता है, सब अलग अलग कंपनी का स्टॉक रखना पड़ता है। कोई आके पूछेगा एलजी का फ्रिज है, कोई आके पूछेगा हायर का फ्रिज है, कोई आके पूछेगा कुछ और, ठीक है, सोनी का, ये ऐसा वैसा सारा चीज पूछते रहता है। तो उनको क्या करना है, एक्चुअली अपने पास अलग अलग वैरायटीज का स्टॉक रखना है। अब ये फ्रिज, एसी, ये सब तो जो है लेके आने के लिए तो एक खर्चा होगा ना, लेके आने के लिए तो एक खर्चा होगा। मान लो एक फ्रिज है 10,000 रुपए का, ठीक है, अब वो सोच रहा है इस फ्रिज को 15,000 में बेचेगा, लेकिन उस फ्रिज को अपने शॉप तक या फिर अपने गोडाउन तक लेके आने के लिए उसको जो कैरेज देना पड़ा, मतलब फ्रिज तो अब हाथ में उठा के ला नहीं सकता है, काफी सारा फ्रिज एक साथ मान लो ट्रक में भर के आया होगा और वो ट्रक का भाड़ा लगा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो एक ट्रक में आ गया है 10 पीसेस फ्रिज, ठीक है, 10 फ्रिज आया। अब ये जो ट्रक में आया उसका मान लो भाड़ा भाड़ा जो है वो लग गया मान लो ऐसे 2,000 रुपए। ठीक है, तो हम लोग ये 10 पीस फ्रिज पे 2,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब पर फ्रिज पे 200 रुपए का क्या लग गया, लेके आने का खर्चा, कैरेज इनवर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेज इनवर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो फिर सेलर को 15,000 में बेचने का जो सोच है वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 10,000 में खरीदा, 15 में बेच दिया तो 5,000 का प्रॉफिट। 10,000 में तो खरीदा था लेकिन 200 रुपए उसका क्या लग गया, कैरेज इनवर्ड लग गया। कैरेज इनवर्ड मतलब फ्रिज को देखो, वो जब तक अपने शॉप तक या अपने गोडाउन तक नहीं लाएगा तब तक बेचेगा कैसे, मतलब फ्रिज का कॉस्ट हो गया है 10,200 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ ना,
ट्रक में, ये तो ट्रक वाला भाड़ा लिया, ठीक है। अब फ्रिज को जब लोड किया गया और जब यहाँ पर शॉप में आने के बाद अनलोड किया गया, तो कुछ लेबर को जरूरत पड़ा जो कि ट्रक में फ्रिज को लोड करेंगे और अनलोड भी करेंगे, ठीक है। तो मान लो लेबर का खर्चा लग गया 10.5 फ्रिज को लोड और अनलोड करने पे, मान लो लेबर का खर्चा लग गया 1000 रुपया, ठीक है। तो 10 फ्रिज पे, एक एक फ्रिज पे 100 रुपए का लेबर का खर्चा हो गया, तो ये भी ऐड हो गया। तो फ्रिज देखो धीरे धीरे फ्रिज का कॉस्ट 10,000 से 10,200, 10,300 हो गया। अब अगर 15,000 में बेचेंगे तो मेरा प्रॉफिट आता है 15,000 माइनस 10,300 करके, जितना बैलेंस आएगा उतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये हो जाता है वो एक्सपेंसेस जो नहीं किए बिना हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन में नहीं ला सकते। सेलेबल कंडीशन में देखो, अगर हम बोलेंगे हम लेबर को पैसा नहीं देंगे, तो क्या खुद उठा के रख सकते हैं? अगर कोई रख सकता है तो अच्छा बात है, वो बचा लेगा अपना वो पैसा, लेकिन पॉसिबल थोड़ी ना होता है कि हर एक इंसान हर एक काम कर ले, ठीक है। इसीलिए तो सभी चीजों, सभी तरह के इंसान का हमें जरूरत है, ठीक है। तो वो लेबर जितने अच्छे से रख सकते हैं, उनको आइडिया है कि कैसे करके रखना चाहिए, ठीक है। हम लोगों से वो चीज नहीं होगा। तो वैसे ही देखो, हमें कुछ कुछ एक्सपेंसेस है वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही डायरेक्ट एक्सपेंस जो नहीं करते अगर, तो हम लोग अपना फ्रिज को बेचने लायक कंडीशन में नहीं पाते, ठीक है। तो वैसे एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, वो हमारे परचेस कॉस्ट के साथ ऐड हो जाना चाहिए, देन हमें अपना प्रॉफिट को फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो है वो मैंने समझाया कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। तो तुम लोग फाइनल अकाउंट्स जब करते हो वहां देखे होगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में तुम लोग वेजेस लिखते हो, ठीक है, कैरेज इनवर्ड लिखते हो। तो ये सब जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो है एग्जांपल है। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट को अगर हम टी शेप में दिखाए, जैसे कि तुम लोग को प्रिपेयर करना है आगे जाके, तो तुम लोग उसमें क्या क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, देखो, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब हो जाता है कि अगर पहले से हमारे पास सेम स्टॉक है, या फिर मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं उसका कोई स्टॉक अवेलेबल है, तो टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। क्योंकि पिछले बार का कोई स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, पिछले बार का मान लो 5-6 फ्रिज पड़ा हुआ है, नहीं बिका था, तो इस बार बेचेंगे तो टू ओपनिंग स्टॉक। फिर यहाँ पर हो जाएगा टू परचेज, अभी नया फ्रिज खरीदा जितना सारा, ठीक है, वो तो इतना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल हो गया बेचने के लिए। मान लो पहले से हमारे पास 5 फ्रिज था, इस बार हम लोगों ने 10 फ्रिज खरीदा, तो हमारे पास टोटल 15 फ्रिज हो गए बेचने के लिए, ठीक है। ये टू परचेज हो गया। अब ये फ्रिज को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा हुआ, तो वो हो जाएगा टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। अब इसमें से जो भी फ्रिज बेचा उसको हम लोग लिखेंगे बाई सेल्स, इसमें से जो भी फ्रिज बेचा उसको हम लोग लिखेंगे बाई सेल्स, और यहाँ पर जो फ्रिज नहीं बेचा उसका हमें दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक। जो हम लोगों ने नहीं बेचा, जो हमारे पास रह गया, उसको हम लोग दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक बोल के। और ये देखो एक चीज, ये जो है ये हमें कॉस्ट में दिखता है, ये भी मेरा कॉस्ट दिखेगा, ये भी मेरा कॉस्ट दिखेगा। जैसे देखो मेरे पास पहले 5 फ्रिज था जो कि मेरा 12,000 करके पड़ा था, ठीक है। अब अभी मैंने नया 10 फ्रिज खरीदा जो कि मेरा अभी आया मान लो 12,500 करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट एक्सपेंस मान लो फ्रिज को लाने का मेरा जो है टोटल खर्चा हो गया 3,000 रुपए, ठीक है। ये सभी मेरा लागत है, कॉस्ट है कि मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने पॉकेट से क्या क्या खर्चा किया, ठीक है। अब इसमें से मेरा जो फ्रिज बच जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा, वो भी मुझे कॉस्ट में दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर 12,500 वाला 2 फ्रिज बच गया तो उसका कॉस्ट दिखेगा। सेल्स का मतलब है इसमें से जो भी फ्रिज हम लोगों ने बेच दिया, और जितने मान लो हम लोगों ने एक एक फ्रिज 15,000 करके बेचा, और यहाँ पर 10+5 15 फ्रिज था, हम लोगों ने मान लो 10 फ्रिज बेच दिया, ठीक है। तो 15,000 में बेचा, तो हमें इसमें क्या इंक्लूड कर दिया, प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो तुम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट दिखता है ना, ये देखो जो तुम लोग इधर लिखते हो टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, वो कैसे लिख पाते हैं, देखो ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ पर, इधर एक बार लिख लेते फिर बताते हैं। देखो ये हमारा कॉस्ट पे है, ये भी कॉस्ट पे है, ये भी कॉस्ट पे है, ये भी कॉस्ट पे है, ये सिर्फ सेल वैल्यू पे। सेल वैल्यू का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही वाला प्रॉफिट जो है यहाँ दिखता है, ठीक है। यही वाला प्रॉफिट यहाँ दिखता है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ये तो लिख दिया हम, ये वाला जो बात बताना चाह रहे हैं उसको मैं एक एग्जाम्पल से तुम लोग को समझाते। देखो जैसे सपोज हम लोगों ने परचेज किया 100 यूनिट कोई भी प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 2 करके 200 रुपीज से, ठीक है।
फिर हम लोगों ने उसे सेल कर दिया, 100 यूनिट ही, मान लो एट द रेट ऑफ 5 करके, तो ये हो गया 500, ठीक है। तो इसमें हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 100 यूनिट ही हम लोगों ने बेच दिया। अब प्रॉफिट पर यूनिट पे कितना होगा, अगर 2 रुपीज का जो प्रोडक्ट है उसे 5 रुपीज में बेचते हैं तो पर यूनिट 3 रुपीज करके, यानी कितना हो जाएगा 300, ठीक है, 300 हो गया। अब इस चीज को अगर तुम लोग ट्रेडिंग में दिखाओगे तो कैसे दिखेगा, देखो मैंने थोड़ा सा सिंपल रखा है, टू परचेज बोल के यहाँ पर तुम लोग लिखोगे 200, बाई सेल्स बोल के, मैंने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं दिखा है, बाई सेल्स बोल के 500। अब जब लेजर को बैलेंस करोगे तो इधर 500, ठीक है, इधर 500, तो बैलेंस करके आ जाएगा यहाँ पर हम लोग का 300, ठीक है, वो तो दिख ही रहा है कि कैलकुलेट करोगे 300 आ जाएगा। अब ये 300 क्यों आया, देखो 100 पीसेस हम लोगों ने बेच दिया है 3 रुपीज करके, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये कॉस्ट पे दिख रहा है, ठीक है, इतने का हम लोगों ने परचेस किया, ये हमारा सेल वैल्यू पे दिख रहा है, 2 + 3 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, तो ये 3 रुपीज प्रॉफिट है, तो एक एक यूनिट पे 3 रुपीज का प्रॉफिट, तो 100 यूनिट पे 300 रुपीज का प्रॉफिट, ये यहाँ पर दिख रहा है, इसी को हम लोग बोल देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, आई थिंक ग्रॉस प्रॉफिट का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जो तुम लोग ट्रेडिंग में कैलकुलेट ऑलरेडी करते हो, ठीक है, जिन्होंने मतलब 11 में किया है या कॉलेज में किया है, जो भी हो, और अगर नहीं भी कभी किया है तो भी समझ में आएगा, क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट अगर हम लोग जो भी बेच रहे हैं, ठीक है, उससे हमारे परचेस कॉस्ट को लेस करने के बाद अगर हमारे पास कुछ बच जाता है प्रॉफिट, और अगर नहीं बचता है तो लॉस। जैसे मान लो मैंने एक 500 का बुक खरीदा और उसे मुझे बेचना पड़ा 450 में, ठीक है, अगर मैंने एक 500 का बुक खरीदा और उसे मुझे बेचना पड़ा 450 में, तो मेरा यहाँ पर 50 रुपीज का क्या दिखेगा, लॉस दिखेगा, ठीक है, 50 रुपीज का लॉस दिखेगा। अच्छा, अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में जान लिए, अब हम लोग जानेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होता है ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है ना, उसे हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो क्या ये ओवरऑल प्रॉफिट नहीं है, नहीं नहीं, ये ओवरऑल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट को कितने में खरीदा कितने में बेचा, उसका जो डिफरेंस है वही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन में लाने तक का जो खर्चा हो रहा है वो ऐड करें। लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए इसके अलावा भी खर्चा होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, पोस्टेज का खर्चा हो सकता है, अगर रेंटेड बिल्डिंग है तो रेंट का खर्चा हो सकता है, ठीक है, इस तरीके का, जैसे इंटरेस्ट, अगर हम लोग लोन लिए हैं इंटरेस्ट दे रहे हैं वो खर्चा हो सकता है, सैलरी दे रहे हैं अकाउंटेंट को वो खर्चा हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारा खर्चा होता है जो बिजनेस में हमें करना पड़ता है, ठीक है, तो वो खर्चा माइनस करने से जो हमें प्रॉफिट दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट का अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, नेट प्रॉफिट का मतलब हो गया ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो एक्चुअली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम लोग जो भी एक्सपेंसेस लिखते हो ना, जैसे अभी मैंने तुम लोग को इतना सारा लिस्ट बोला, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लिखते हो तुम लोग, सेल्समैन कमीशन लिखते हो, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लिखते हो, सैलरी सैलरी लिखते हो, रेंट लिखते हो, ठीक है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस लिखते हो, डेप्रिसिएशन लिखते हो, ठीक है, इस तरीके का जितना भी खर्चा होता है ना उसका नाम है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्यों ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेट करने का मतलब क्या, किसी चीज को चलाना, ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बिजनेस को चलाने का खर्चा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करना चाहे तो इसको मोटा मोटा दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक्चुअली हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंसेस को लिखते हैं वो या तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड होता है, जैसे ऑफिस का रेंट, ऑफिस का बिल्डिंग का डिप्रिशिएशन, ऑफिस में रखा हुआ फर्नीचर का डिप्रिशिएशन, अगर कोई अकाउंटेंट रखा है उनको सैलरी, ठीक है, ये सब जो है ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया, प्रिंटिंग पोस्टेज ये सब।
और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, सेल्समैन का कमीशन, ठीक है, इस तरीके के खर्चे को हम लोग बोलते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली पीएल में तुम लोग जो भी खर्चा लिखते हो उसका मेन जो नाम है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लोग सिंपल दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ये होता है। अच्छा अब देखो यहाँ पर मुझे और एक चीज भी बताना था, चलो वो भी बता ही देते हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी ना दो पार्ट होता है, वो भी बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, ये मुझे पहले बताने से ठीक रहता, चलो कोई बात नहीं अभी बता देते। देखो एक्सपेंसेस, इधर लिखते हैं, दोनों चीज को ही लिखते हैं, एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस अगर एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग है, अगर एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी जान के रखो, अगर एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग वाला है, वैसे तो मैंने बोला कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला ही पढ़ेंगे, लेकिन इस अभी ये वाला पॉइंट भी एक बार हम बता ही देते हैं कि अगर हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है और उसमें जो एक्सपेंसेस है उसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसे हम लोग कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे, देखो एक्सपेंसेस अप टू द फैक्ट्री लेवल, और ये हो जाएगा एक्सपेंसेस बियॉन्ड फैक्ट्री लेवल, समझाते हैं, ठीक है। देखो क्योंकि मैंने थोड़ा सा बीच में मैन्युफैक्चरिंग वाला पॉइंट लिया है तो एक बार वो डिस्कस कर देते हैं। देखो जो अपना प्रोडक्ट अपने फैक्ट्री में, देखो मैन्युफैक्चरर होगा मतलब उसका एक फैक्ट्री होगा जरूर से, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो फैक्ट्री जरूर होगा तो ही वो मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री लेवल तक है उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट, और जो एक्सपेंसेस बियॉन्ड फैक्ट्री लेवल है मतलब फैक्ट्री लेवल के बाद का जो खर्चा है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। देखो एक दो एग्जांपल देने से समझ में आएगा, जैसे कि पावर का खर्चा, पावर मतलब क्या होता है, पावर मतलब होता है कि फैक्ट्री जैसे बिजली से चलता है ना तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर सप्लाई है ना बेसिकली वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, उससे घर का जो है बत्ती पंखा ये सब जल सकता है, एसी वगैरह भी चल जाएगा, एसी के लिए भी अलग लोड लेना पड़ता है। तो बड़े बड़े फैक्ट्री में जो मशीन्स रहता है वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी, उससे नहीं चलता है, कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना पड़ता है उससे चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पावर, ठीक है। मान लो जैसे फैक्ट्री रेंट, ठीक है, इस तरीके का खर्चा मतलब जो फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा है वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे कि ऑफिस रेंट, ठीक है। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, फैक्ट्री लेवल के बाद कुछ भी खर्चा अगर होता है मतलब फैक्ट्री के बाहर का खर्चा, जैसे ऑफिस का रेंट, ठीक है, जैसे सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, ऑफिस में कोई स्टाफ है उनका सैलरी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, अगर हम लोगों ने कोई लोन लिया है उसका इंटरेस्ट, ये सब का फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है बेसिकली। जैसे यहाँ पर ना पानी का भी हो जाएगा, वाटर सप्लाई, ठीक है, जैसे फैक्ट्री में मशीन में ऐसा कुछ प्रोडक्शन हो रहा है जहां पर पानी का भी जरूरत है, ठीक है, तो वाटर सप्लाई। तो नॉर्मली तुम लोग देखोगे जिन्होंने 11 में फाइनल अकाउंट्स किया है वो लोग देख सकते हो कि कभी कभी तुम लोग को ये पावर फिर फ्यूल होता है, फ्यूल जिससे मशीन चलता है ना, तो ये सब चीज जो है तुम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर अवेलेबल नहीं है मतलब क्वेश्चन में मान लो ऐसा एक्सपेंसेस दिया हुआ है लेकिन तुम लोग को प्रिपेयर करने बोला है, क्या पता है प्रिपेयर करने बोला है ट्रेडिंग पीएल एंड फिर तुम मतलब ऐसे सिखाया जाता है कि ट्रेडिंग में लिख डालो, ये सारे खर्चे को ट्रेडिंग में लिख डालो, ठीक है, लेकिन ये सब ट्रेडिंग का खर्चा नहीं है, ये एक्चुअली फैक्ट्री का खर्चा है। तो ये ट्रेडिंग में क्यों लिखा जाता है, अब क्वेश्चन में ऐसा डेटा दे दिया लेकिन मुझे बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाना है, तो ये खर्चे को कहाँ दे, पीएल में तो किसी हालत में नहीं दे सकते क्योंकि पीएल में तो इनडायरेक्ट टाइप का खर्चा जाता है, ठीक है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, ये मजबूरी में देते हैं ये, लेकिन सही बात नहीं है कि हम लोग पावर फ्यूल फैक्ट्री रेंट ये सब जो है हम लोग ट्रेडिंग में दे दें, क्योंकि ट्रेडिंग
से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं ऑप्शन दिया जाता है, इन दैट केस हम लोग ये सबको वहां पर लिखते हैं। ऐसा तुम लोगों ने सभी ने किया होगा, जब कभी फाइनल अकाउंट्स तुम लोगों ने 11 में किया होगा तो देख सकते हो, अगर याद आ रहा है तो ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने मैन्युफैक्चरिंग वाला बताया, अब हम लोग ट्रेडिंग का भी, ट्रेडर का भी बता देते हैं। देखो ट्रेडर का एक्सपेंसेस ऐसे लिखो, ट्रेडर, ठीक है। ट्रेडर के केस में या फिर ट्रेडिंग लिख दो, जो ट्रेडिंग बिजनेस करते, मतलब किसी से स्टॉक परचेस करके उस पर प्रॉफिट लगा के बेच देते हैं, उनके लिए भी एक्सपेंसेस दो तरीके का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, देखो यहाँ पर अभी मैंने बताया डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस जो नहीं करने से हम लोग अपने गुड्स को सेलेबल कंडीशन में नहीं ला पाते, ठीक है। उसी चीज को हम थोड़ा सा बेटर लैंग्वेज में लिख के दे देते हैं। देखो, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड फ्रॉम परचेज of goods and expenses incurred till purchased goods reached the warehouse, reached the warehouse। बताते हैं मैंने क्या लिखा। देखो अभी तक मैंने जो बोला वही लिखा है कि जो खर्चा किए बिना हम लोग गुड्स को सेलेबल कंडीशन में नहीं ला सकते थे, ठीक है। वो सारे खर्चे जो कि परचेस से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब परचेस किया, मान लो परचेस करते वक्त हम लोगों ने जो भी खर्चा किया, जैसे मान लो जो हम लोगों ने फ्रिज परचेस कर लिया, फ्रिज को लोड किया, ठीक है, तो वो लोडिंग चार्जेस, ठीक है। तो रिलेटेड परचेस, परचेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा, ठीक है, परचेस ऑफ गुड्स एंड एक्सपेंसेस, या फिर ऐसे खर्चे जो हमें करना पड़ा टिल परचेज गुड्स रीच्ड, जब तक परचेज किया गया जो गुड्स है वो हमारे वेयर हाउस तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक हमें जो भी खर्चा करना पड़ता है इंक्लूडिंग परचेज प्राइस, वो सारा हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। देखो हम लोग ट्रेडिंग में टू परचेज तो लिख ही देते हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होता है ना किसी किसी को, कि हम ये मतलब लिख तो देते हो, देखो करवा करवा के ऐसा हैबिट कर दिया जाता है कि तुम लोग को पता है, अच्छा वेजेस ट्रेडिंग में लिखना है, लेकिन पीएल में क्यों नहीं लिखना है, वो भी तो पता होना चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि वो वेजेस जो है वो स्टॉक को वेयर हाउस या गोडाउन जो भी बोलो वहां तक लाने का खर्चा है, ठीक है, इसीलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब इसको हम थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब all expenses other than direct expense, all expense other than direct expense। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल ना मेरा ये नीचे देने का जगह नहीं, तुम लोग नीचे अगर तुम लोग के पेज में जगह है तो दे दो, हम ये ऊपर दे देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे देखो रेंट, जो भी तुम लोग पीएल में लिखते हो वो सारा चीज, रेंट, सैलरी, ठीक है, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, प्रिंटिंग, ठीक है, मैंने ये तीन दे दिया। और इधर देखो जैसे डायरेक्ट में क्या क्या होता है, फ्रेट इनवर्ड, ठीक है, फ्रेट इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड का मतलब क्या होता है कि लेके आने का खर्चा। एक कैरेज आउटवर्ड भी होता है, आउटवर्ड मतलब बाहर भेजना, इनवर्ड मतलब लेके आना। तो इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, लेके आने का, फ्रेट यानी भाड़ा, कैरी करके लेके आने का खर्चा, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज और सीखा कि अगर हम लोग के खर्चे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में डायरेक्ट खर्चा मतलब क्या, इनडायरेक्ट मतलब क्या, और ट्रेडिंग के केस में डायरेक्ट मतलब क्या, इनडायरेक्ट
मतलब क्या है, ये तो मैंने पूरा डिटेल्स में समझा दिया। बाकी इसका अगर समरी बनाए, डायरेक्ट मतलब वो सारा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग के केस में जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट खर्चे का मतलब जो हम लोग का पीएल में जाएगा, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग के केस में क्या ट्रेडिंग में कोई खर्चा नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। ट्रेडिंग में ऐसा बात नहीं है कि नहीं जाता है। कौन सा खर्चा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो गुड्स का प्राइस हुआ, ठीक है, जैसे मान लो एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके उसका प्राइस आया 100 रुपए, तो वो 100 रुपए हम लोग वहां लिखते हैं। ये समझ में आएगा जब क्वेश्चन करोगे, तब ये पोर्शन समझ में आएगा कि फिर ट्रेडिंग में क्या क्या जाता है, ठीक है। वो क्वेश्चन आएगा तो और भी क्लियरली समझ में आएगा। अभी इतना समझो कि फैक्ट्री में किए गए सारे खर्चे को डायरेक्ट में डालते हैं, और फैक्ट्री के अलावा जो भी खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट में जाता है। और अगर हम लोग मतलब ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ट्रेडर बिजनेस का बात करें, जो लोग ट्रेडर हैं, उनके लिए डायरेक्ट खर्चा जो है वो ट्रेडिंग में आता है, इनडायरेक्ट से पीएल में आता है। और डायरेक्ट खर्चे का मतलब जो खर्चा हम लोग अपने स्टॉक को जो बेचना चाहते हैं उसको वेयर हाउस तक पहुंचाने के पहले जितना भी खर्चा होगा डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब हो जाता है कि वेयर हाउस तक पहुंच गया उसके बाद, यानी कि ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, अब और एक चीज का भी काफी कंफ्यूजन होता है कि हमें ना कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ रहता है, वेजेस एंड सैलरी, और कभी ऐसे दिया हुआ रहता है सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। तो तुम लोग बोल सकते हो, अगर मेरे फाइनल अकाउंट्स में मुझे एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें एक में लिखा हुआ है वेजेस सैलरी, एक में लिखा हुआ है सैलरी वेजेस, तो तुम लोग उसको कहाँ लिखते हो? अगर वेजेस सैलरी दिया हुआ है तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में से कहाँ पर लिखोगे, और सैलरी वेजेस दिया हुआ है तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में से कहाँ लिखते हो? बोलो। मैम वो ऐसा होता है। सैलरी तो हम ट्रेडिंग में लिखते हैं wages और and सैलरीज salary. एंड वेजेस पीएल। लेकिन इसका रीजन पता है किसी को? किसी को पता है क्या इसका रीजन? देखो, हाँ, हमें तो यही सिखाया जाता है कि अगर वेजेस रहा पहले, पीछे सैलरी रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो, और अगर पहले सैलरी रहा फिर वेजेस रहा तो उसे पीएल अकाउंट में लिख दो, ठीक है। ऐसा इंस्ट्रक्शन सभी को दिया जाता है। लेकिन इसका रीजन क्या है? देखो, इसका रीजन ये है कि हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के वर्कर हो सकते हैं। एक होते हैं जो कि थोड़ा कम स्किल्ड होते हैं, मतलब देखो, हर कोई अपने काम में स्किल्ड है, फिर भी हमारा जो सोसाइटी से बोलते हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ऐसे करके हम लोग डिवाइड करके रखे हैं, तो हम उसी हिसाब से बोल रहे हैं। जो लेबर का काम करते हैं उनको जो पेमेंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं वेजेस दिया, ठीक है। ये एक्चुअली होता है कि डेली मजदूर को दिया जाता है। देखो, डेली उनको पैसा दिया जाता है जिनको डेली पैसा नहीं देने से वो अपना जो है मतलब नॉर्मल खाना पीना भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो उनको डेली दिया जाता है। तो वो नॉर्मली देखोगे कि लेबर जो मतलब अनस्किल्ड वाला काम है वो करते हैं, ठीक है। और जो मैनेजर टाइप लोग होते हैं ना, देखो, जो मैनेजर टाइप लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको डेली डेली पैसा नहीं दिया जाता, उनको मंथली दिया जाता है, ठीक है। तो उनको जो पेमेंट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सैलरी, ठीक है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन में लेबर कैटेगरी के लोग ज्यादा हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर कैटेगरी के लोग ज्यादा हो सकते हैं। वो तो डिपेंड कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, अब उनका काम कैसा है, क्या उनको ज्यादा मैनेजर टाइप लोगों का जरूरत है या फिर ज्यादा लेबर टाइप लोगों का जरूरत है, ठीक है। अब अगर किसी के ऑर्गेनाइजेशन में लेबर ज्यादा है, ठीक है, लेबर मोर देन मैनेजर है, ठीक है, तो एक चीज सोच के देखो, उनका वेजेस का अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है, और सैलरी का अमाउंट कम होगा, ठीक है। क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि लेबर ज्यादा काम करते हैं कंपेयर टू मैनेजर, तो फिर टोटल पेमेंट टू लेबर यानी जिसको वेजेस बोलते हैं वो ज्यादा होगा और सैलरी कम होगा। तो अगर वेजेस ज्यादा हो जाएगा और सैलरी जो है वो कम हो जाएगा, तो फिर उसे ऐसा लिखा जाता है वेजेस एंड सैलरी, वेजेस को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। अब क्योंकि वेजेस ज्यादा है, लेबर टाइप का काम ज्यादा हो रहा है, तो फिर वो ट्रेडिंग में जाएगा, क्योंकि वेजेस हमारा क्या होता है, ट्रेडिंग में आता है ना। और यहाँ पर देखो, ये वाले केस में देखो, यहाँ पर भी वही, लेबर के लिए हम लोग वेजेस जो है ये पेमेंट करते हैं, और मैनेजर के लिए हम लोग जो पेमेंट करते हैं उसे बोलते हैं सैलरी, ठीक है, सैलरी बोलते हैं। अब अगर हम लोग का मैनेजर ग्रेटर देन लेबर है, अगर हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर से ज्यादा लेबर है, तो हम लोग देख सकते हैं कैलकुलेट करके कि हम सैलरी देते हैं
कंपेयर टू वेजेस, ठीक है। तो फिर हम लोग उसको लिखते हैं सैलरी एंड वेजेस। और देखो सैलरी जो है ये हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और वेजेस जो है वो हम लोग का होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर भी देखो वेजेस हम लोग का क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा सैलरी ही क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो भी सोचो। सैलरी किसको देते हैं, मैनेजर टाइप के लोगों को, ठीक है। तो मैनेजर टाइप के लोग हमें अपना स्टॉक को गोडाउन तक पहुंचाने के लिए कोई खर्चा नहीं करेंगे, सॉरी कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो सारे खर्चे जो हमें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए या सेलेबल कंडीशन तक पहुंचाने के लिए करना पड़ता है। तो मैनेजर थोड़ी ना मेरे लिए स्टॉक को ढो देगा, ऐसा नहीं करेगा। मैनेजर कभी स्टॉक कैरी करके अनलोड करके कभी भी नहीं लेके आएगा, क्योंकि वो उसका पार्ट ऑफ वर्क है नहीं, ठीक है। इसीलिए जो लेबर है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर होता है और सैलरी जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मेरा अगर डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो ज्यादा है, इनडायरेक्ट कम है, तो ट्रेडिंग में उसे दिखाओ, ठीक है। और अगर मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम है तो उसे पीएल में दिखाना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट पीएल में जाता है और डायरेक्ट ट्रेडिंग में जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है हमें, और इसका रीजन ये है, ठीक है। अच्छा अब देखो और एक पॉइंट हम लोग सीखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है उसका भी दो पार्ट होता है। देखो मैंने अभी क्या पढ़ाया, डायरेक्ट का दो पार्ट पढ़, सॉरी एक्सपेंसेस का दो पार्ट किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट का भी दो पोर्शन होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट को भी हम लोग दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसका दो पार्ट करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का दो पार्ट क्या क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का दो पार्ट है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब जो डायरेक्टली बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करना पड़ेगा, डायरेक्टली रिलेटेड विथ बिजनेस ऑपरेशन, सैलरी, ऑफिस रेंट, एटसेट्रा। और समझाते हैं, ठीक है, एक बार लिख लो, समझाते हैं। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ बिजनेस ऑपरेशन, एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, कॉमा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉ सूट, SUIT, लॉ सूट सेटलमेंट एक्सपेंस, एटसेट्रा। अब बताते हैं कि ये मैंने क्या लिखवाया। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो दो तरीके का हो सकता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग। इनडायरेक्ट मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो तुम लोग नॉर्मली पीएल में लिखते हो, ठीक है, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसके पहले भी मैंने बताया है, देखो इसके पहले मैंने ये बताया है, देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैंने एक बार तुम लोग को बताया, ग्रॉस प्रॉफिट से अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसको अगर हम लोग थोड़ा और भी ब्रॉडली पढ़े तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दो पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब बेसिकली पीएल में ना सिर्फ ऑपरेटिंग नहीं लिखा हुआ रहता है, नॉन ऑपरेटिंग भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये तो मैंने इन जनरल बताया था, ठीक है, इसको भी हम आगे जाके और भी एक्सप्लेन कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ जो बोला है डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब, देखो बोल रहा है डायरेक्टली रिलेटेड विद बिजनेस ऑपरेशन, जो बिजनेस एक्टिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे सैलरी देना, स्टाफ को ऑफिस का रेंट देना, ठीक है। मतलब
बिजनेस चलेगा तो ही ये खर्चा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मान लो अगर हम लोगों ने ऑफिस जो है रखना है तो ऑफिस का रेंट भी देना पड़ेगा, ऑफिस में फिर स्टाफ रखेंगे तो उसको सैलरी भी देंगे, मतलब बिजनेस के साथ रिलेटेड है। बाई चांस बिजनेस बंद हो गया, ना तो मुझे सैलरी देना है मेरे स्टाफ को, ना तो मुझे किसी रेंट का पैसा भरना है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी खर्चा होता है जो बिजनेस बंद हो जाने के बाद भी हमें पे करना पड़ सकता है, यानी ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है। जैसे कि देखो हम लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक बिजनेस लोन लिया था, ठीक है। मान लो 5 साल पहले, सपोज कि 5 साल पहले हम लोगों ने एक बिजनेस लोन लिया था, ठीक है। बिजनेस लोन लिया था जिसके लिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ता था ईयरली, मान लो 50,000 करके, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे ईयरली 50,000 करके। अब अचानक से हम लोग, अब ये लोन था मान लो 15 ईयर्स का, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये बिजनेस जो है बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या इसके लिए मेरा लोन का इंटरेस्ट बंद हो जाएगा? क्या बैंक वाला मुझे आके बोलेगा कि आपका बिजनेस बंद हो गया तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपका लोन हम लोग माफ कर देते हैं? कभी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो देखो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस रहे ना रहे लोन का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और देखो जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। हम लोगों ने एक एसेट बेच दिया, उस पर हमारा लॉस हुआ। हमारे पास बिजनेस में कोई एक एसेट था, मान लो ऑफिस में एक फर्नीचर पड़ा हुआ था, वो भी एसेट है, पुराना हो गया तो हम लोगों ने उसे बेच दिया, बेचने पे हमें लॉस हुआ। तो इससे बिजनेस चले या ना चले, अगर बिजनेस चल रहा है ऑन दैट मोमेंट बेचना चाहते हैं तो भी चलेगा, अगर उसके बाद बेचना चाहते हैं तो भी चलेगा। तो ये जो लॉस है ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ये कौन सा हम लोगों ने बेच के, मतलब हम लोग जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो बेचने से हमें लॉस हुआ? बिल्कुल नहीं। हमारा जो, जैसे मान लो हमारा बुक शॉप था तो हम लोगों ने बुक्स बेच के थोड़ी ना लॉस अर्न किया। अगर बुक्स बेच के लॉस अर्न किया होता तो वो हम लोग का जो है बिजनेस रिलेटेड लॉस होता, क्योंकि हम लोग अपना फिक्स्ड एसेट को बेच के लॉस जो है लॉस हमें मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग लॉस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर लॉ सूट सेटलमेंट एक्सपेंसेस। मतलब जैसे मान लो कि हमारा किसी के साथ कोई केस चल रहा था, ठीक है। मान लो एक बिजनेस है मिस्टर ए का, ठीक है। अब ये अपना बिजनेस बंद कर चुके हैं, लेकिन मिस्टर बी के साथ जब ये इनका और मिस्टर बी का किसी बात पे आर्ग्यू हो गया था, और इन दोनों ने अब मतलब मान लो बी ने ए के ऊपर कोई केस फाइल कर दिया था, वो केस चल रहा है, ठीक है। कोई केस सूट कर दिया था, वो केस चल रहा है। अब बिजनेस बंद हो जाएगा बोल के केस नहीं बंद होगा। केस अगर चल रहा है वो चलेगा, जब तक उसका फैसला नहीं आता है बिजनेस बंद करो चालू रखो, केस तो चलना ही है, ठीक है। तो लॉ सूट सेटलमेंट एक्सपेंसेस, तो अब ये केस जब तक सेटल डाउन नहीं होता है तब तक जो भी खर्चा होगा लॉयर का लेके, जो भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसा खर्चा जो बिजनेस चले या बंद हो जाए उस पर डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन ऐसा खर्चा जो सिर्फ बिजनेस चलेगा तो ही देना है, रनिंग है बिजनेस तो ही देना है, नहीं तो नहीं देना है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का दो पार्ट होता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का दो पार्ट होता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तुम लोग के पेज में जगह है तो तुम लोग इसके नीचे लिख लेना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का दो पार्ट होता है, हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसका दो पार्ट होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का देखो एग्जाम्पल दे देते हैं। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ऑफिस रेंट, स्टाफ सैलरी, डिप्रिशिएशन ऑन एसेट, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रिंटिंग लिख लो, प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग पोस्टेज लिख देते, बहुत सारा होगा और कितना लिखे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दे दिया मैंने, ठीक है, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का लिखो
एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, सेल्स मैनेजर कमीशन, सेल्स स्टाफ सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, ये भी तुम लोग काफी लिखते हो, कैरेज आउटवर्ड पीएल में लिखते हो, ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग पता है? कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? फ्री डिलीवरी कॉस्ट, फ्री डिलीवरी चार्ज, ठीक है। फ्री में अगर हम लोग डिलीवरी करवाते हैं उसका जो कॉस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। तो ये सब मार्केटिंग पॉलिसी है। जैसे हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया अपने प्रोडक्ट का जो है मार्केटिंग करने के लिए, हम लोगों ने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेल्स मैनेजर रखा जिसका काम होता है ये समझना कि कैसे करके प्रोडक्ट का सेल बूस्ट किया जाए। सेल्स स्टाफ सैलरी मतलब ये हर एक काउंटर में एक स्टाफ रख दिया। जैसे हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो हम लोग अगर पूछते ना, बोले उनसे जाके पूछो, उनको पता है, उनका वो काउंटर है तो वो बता देंगे, ठीक है। कि ये जैसे मान लो अगर फ्रिज ही खरीदने जाना है तो कौन सा फ्रिज कितने प्राइस का है, किसका क्या फीचर्स है, जैसे कि 3 स्टार 4 स्टार ऐसे होता है, फ्रिज में स्टार होता है और भी अलग अलग फीचर्स होता है, तो वो सब बता देते हैं। तो वो सेल्स स्टाफ, उनको पूरे प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, उनसे जो भी पूछोगे वो बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। फिर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये मार्केटिंग का सेक्टर हो गया, ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्टर हो गया। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हम लोगों ने देखा, इसका 2 पार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग इसका एक समरी यहाँ पर बना लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक्सपेंस का 2 पार्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। और डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, यही सीखा हम लोगों ने, और इनडायरेक्ट को हम लोग लिखते हैं पीएल में। और इनडायरेक्ट जो खर्चा है इसका अगेन 2 पार्ट होता है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। और जो ऑपरेटिंग है उसका अगेन 2 पार्ट होता है, ठीक है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोगों ने ये पूरे चीज पे जो है इसी का कंसेप्ट देखा, ठीक है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये जो चार्ट बनाया ना, अभी तक हम लोगों ने ये पूरा चार्ट को डिटेल्स में कंप्लीट किया कि एक्सपेंस 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम लोगों ने ट्रेडिंग के बेसिस पे भी समझा, और मतलब ट्रेडर के बेसिस पे भी समझा, मैन्युफैक्चरर बेसिस पे भी समझा, क्योंकि अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं कर रहे, ट्रेडिंग वाला ही कर रहे, तो उसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो डायरेक्ट जो है उसमें ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, इनडायरेक्ट पीएल में लिखा जाता है। तो पीएल में जो खर्चा लिखते हैं वो 2 तरीके का होता है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड, बिजनेस चलेगा तो ही होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा तो नहीं होगा वो खर्चा। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस चले या ना चले हमें वो खर्चा करना है। ऑपरेटिंग का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑपरेटिंग का जो है 2 तरीके का हो जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक हो जाता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट क्यों समझना है? क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट से ही हम लोग जो है फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो पहले हम मैचिंग कंसेप्ट समझाते हैं। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है कॉस्ट शुड बी मैच्ड विथ रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब सेल्स होता है, ठीक है। हमें अपने कॉस्ट को सेल से मैच करना है। मतलब ये इसका जो मीनिंग है वो क्या है, देखो एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज हम लोगों ने परचेस किया है 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 करके, कोई कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया है बेचने के लिए, ठीक है। और हम लोग बेच चुके हैं 80 यूनिट एट द रेट ऑफ 15 करके, ठीक है, 80 यूनिट एट द रेट ऑफ 15 करके, ठीक है। तो अब अगर हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं, देखो जैसे कि मान लो मैंने ऐसे लिख दिया सेल 80 यूनिट 15 रुपीज करके, तो टोटल सेल्स वैल्यू हो जाएगा 18, एक बार देख लेते कितना होता है,
80 इंटू 15, ठीक है, ये होता है 1200, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लो सेल कर लिया है 1200 का, ठीक है, और परचेस किया था कितने का? परचेस किया था 100 रुपीज का 10 करके, ठीक है। तो टोटल परचेस कॉस्ट हो गया 1000, ठीक है। तो हम लोगों ने 1000 रुपीज का खर्चा किया और 1200 का सेल कर दिया, तो 200 का हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या ये सही है? तुम लोग ही बताओ कि मैंने यहाँ पर जो डेटा लिखा उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पर लिखा कि मैंने 80 यूनिट बेच दिया है 15 रुपीज करके, और परचेस किया था मैंने 100 यूनिट 10 रुपीज करके, मतलब मैंने 1000 रुपीज का खर्चा किया और 1200 रुपए अर्न किया। तो मैंने प्रॉफिट अर्न किया 200, क्योंकि मैंने 1000 तो खर्चा किया ही था, 1000 का बिजनेस में पैसा लगा के मैंने 1200 जो है रिकवर किया, तो मेरा प्रॉफिट हुआ 200। तो क्या ये प्रॉफिट सही है या गलत आया है? बोलो, क्या ये प्रॉफिट सही है कि गलत आया है? मैम गलत है। हाँ, प्रॉफिट फिर कितना होना चाहिए? ये गलत है, सही बात, गलत है। ये प्रॉफिट कितना होना चाहिए? बोलो। मैम 1500। 1500? कैसे? बोलो कितना प्रॉफिट होगा? हाँ, और एक बार बोलो। 500 मैम। 500? 500 तो नहीं हो रहा है। मैम 400। हाँ, करेक्ट। 400 जो है वो सही आंसर है, ठीक है। 400 प्रॉफिट हुआ है। अरे प्रॉफिट कैसे निकालते हो? मैंने ये यहाँ थोड़ा क्या कंफ्यूज कर दिया, तुम लोग प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हो। 10 का चीज 15 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ एक एक चीज पे? बोलो, प्रॉफिट पर यूनिट कितना हुआ? मैम 10 5 रुपए का, रुपीज। 5 रुपीज, और कितना सारा प्रोडक्ट बेचा है? 80। तो फिर मल्टीप्लाई करने से ही तो पता चलेगा प्रॉफिट कितना हो जाएगा। 80 यूनिट बेच दिया है, 5 रुपीज का पर यूनिट का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 400। लेकिन इसको हम लोग दिखाते कैसे है? दैट इज द मैचिंग कंसेप्ट। अब समझो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं। हम लोग पहले लिखते हैं सेल्स। सेल्स कितना किया है? 80 इंटू 15, जो कि आ गया 1200, ठीक है। और क्या करना है? कॉस्ट शुड बी मैच्ड विथ सेल। तो सेल के साथ कॉस्ट को मैच करो, मतलब जितना सेल वैल्यू लिखे हो, जिसपे सेल वैल्यू निकाले हो, उतने का ही कॉस्ट निकालो। तो बोलो यहाँ पर परचेस कितना लिखने से तुम लोग को 400 मिल जाएगा? बोलो, परचेस का कितना लिखोगे तो यहाँ पर तुम लोग को 400 मिलेगा? बोलो। मैम 80 to 10। हाँ, 80 इंटू 10। तो मैंने जितना सेल किया है उतने का ही परचेस कॉस्ट देखेंगे, बाकी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा। मेरे पास 100 यूनिट प्रोडक्ट था, मैंने 80 यूनिट बेचा, तो मैंने 20 यूनिट अभी तक नहीं बेचा, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसी को तो मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। सेल्स के साथ कॉस्ट को मैच करवाओ। यहाँ सेल के साथ कॉस्ट कहाँ मैच हो रहा था? यहाँ पर तो हम लोग बेचे हैं 80 यूनिट, और प्रॉफिट जब निकाल रहे हैं तो 100 यूनिट के कॉस्ट को लेस करके निकाल रहे हैं, तब वो तो गलत प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। तो 80 यूनिट हम लोगों ने 10 रुपए में खरीदा था, जिसको हम लोगों ने 15 रुपए में बेचा, तो 800। तो यहाँ पर ये 400 मेरा क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और वैसे भी देखो तुम लोग, यहाँ पर दिख भी रहा है, और मैचिंग कंसेप्ट भी तो समझना जरूरी है। यहाँ दिख भी रहा है, मैंने एक चीज 10 रुपए में खरीदा, उसको 15 रुपए में बेचा, मतलब एक एक चीज पे 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितना सारा बेचा? 80। तो ये तो 400 मुझे दिख ही रहा है। रहा इसका मतलब, इसका मतलब है कॉस्ट के साथ मुझे रेवेन्यू को मैच करना है। तो रेवेन्यू यानी सेल्स, मैंने तो ब्रैकेट में लिखा ही है। अब उसके साथ ही कॉस्ट को मैच करो। तो कॉस्ट को कैसे मैच करेंगे? कॉस्ट कितना है? एक एक यूनिट का 10, ठीक है। तो जितना सेल किया उतने का कॉस्ट कितना है? तो 80 का कॉस्ट 800 है, तभी मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा कितना? 400, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। क्या हम लोग इस चीज को ट्रेडिंग अकाउंट में फॉलो करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये देखो, इसको हम अगर ट्रेडिंग अकाउंट बना के तुम लोग को दिखाए तो तुम लोग कैसे देखोगे? ये देखो, तुम लोग ऐसे लिखोगे टू परचेज, यहाँ पर लिखोगे 100 इंटू 10, 1000, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखोगे बाई सेल्स
80 इंटू 15 कितना लिखोगे? 1200, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे दिखाएंगे हम लोग? देखो, अब हम लोगों ने अगर 100 में से 80 यूनिट बेचा तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में कितना रह जाएगा? 20 यूनिट। अब ये 20 यूनिट का प्राइस कितना करके लिखोगे? बोलो, 15 रुपीज से लिखोगे या फिर जो है 10 रुपीज से लिखोगे? बोलो। बोलो, क्लोजिंग स्टॉक को कैसे लिखोगे? 15 रुपीज से दिखाओगे कि 10 रुपीज से 10 दिखाओगे? rupees. 10 रुपीज से दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 200। तो यहाँ पर कितना हो गया? 1400। यहाँ पर कितना हो गया? 1400। तो यहाँ कितना आ गया? 400। ये बैलेंस करके आया, लेकिन क्योंकि मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन है तो हम इसको भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि 80 यूनिट पे 5 रुपए का प्रॉफिट है 400। तो देखो, वही हम बता रहे थे स्टार्टिंग से, ये भी मेरा कॉस्ट बता रहा है 10 रुपीज, ये भी मेरा 10 रुपीज, ये मेरा 15 कैसे? 10 + 5, वही 5 जो है इधर दिखता है ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये 10 ही क्यों आएगा? क्योंकि देखो, हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है ये इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बताता है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। अब इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। अब ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है। तो इन्वेंट्री जो है AS2 के हिसाब से उसे हमें कैसे वैल्यू करना पड़ता है उसका रूल्स बताता है। AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया गया है अकाउंट्स के रूल्स रेगुलेशंस के लिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें बोलता है कि कॉस्ट और NRV, NRV का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। कॉस्ट और NRV में जो कम होता है उसी से मुझे इन्वेंट्री यानी मेरे स्टॉक का वैल्यूएशन करना चाहिए। तो मुझे कौन से स्टॉक का वैल्यूएशन करना था? क्लोजिंग स्टॉक का। अब इस क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना है? 10 पर यूनिट, ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब अभी इसको अगर मार्केट में बेचने जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 15 रुपए, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट तो हम लोग 15 में बेचेंगे। दैट इज द NRV। NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो 10 और 15 इसमें से जो लोअर होगा उसी में मुझे वैल्यू करना पड़ेगा। तो लोअर 10 आ गया, इसीलिए 10 से वैल्यू होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा हुआ है। इसका भी तुम लोग 11 में जब फाइनल अकाउंट्स करते हो, देखो कर तो लेते हैं हम लोग लेकिन डिटेल्स नहीं पता करते हैं इसलिए भूल जाते हैं। तो डिटेल्स में अगर देखें तो वहां भी तुम लोग के पास ये चीज आता है। ऐसा कुछ क्वेश्चंस होता था फाइनल अकाउंट्स का जहां पर लिखा हुआ रहता है कि क्लोजिंग स्टॉक इतना और इतना, कौन सा लेना है? फिर तुम लोग को ये बोला जाता है कि जो कम होगा वो ले लेना, ठीक है। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो कम होगा वो लेना है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। जो कम है वो हमें लेना है। कौन सा दोनों में कंपेयर करना है? कॉस्ट और NRV। कॉस्ट मतलब जो हमारा लागत जो हमें लगा चीज को खरीदने में, और NRV मतलब उसको बेच के जितना रियलाइज होने वाला है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो 10 करके हमारा इसका वैल्यूएशन होने वाला है, ठीक है। इसको मैंने ट्रेडिंग पे भी पुट करके तुम लोग को दिखा दिया कि मैचिंग कंसेप्ट से ही हम लोग का पूरा फाइनल अकाउंट्स बनेगा। सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग PL दोनों ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम एक फॉर्मूला भी लिख देते हैं तुम लोग को यहाँ पर। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब हो जाता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। को क्या बोल सकते हैं? अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या है? ये जो 800 निकल के आया ना, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बताते हैं क्यों। देखो, गुड्स सोल्ड का मतलब क्या? जो गुड्स बिक गया उसका कॉस्ट। तो 80 यूनिट्स बिक गया, उसका कॉस्ट कितना है? 800। उससे अगर हम सेल्स वैल्यू को लेस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही आज स्टार्टिंग में तुम लोग को बताया था, प्रोडक्ट को बेच के और उसको खरीदे थे जितने में, उसका जो डिफरेंस है वो अगर प्रॉफिट में आता है, मतलब अगर हमें एक्स्ट्रा रिकवरी होता है तो वही ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये क्या है? 800 को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बिक गया उसका कॉस्ट, ठीक है। और जो नहीं बिका उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बिक गया, ठीक है। तो देखो, सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने से ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक अगर हमारे पास कुछ है तो
प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बताते हैं क्या है। देखो, अगर हम लोगों के पास पहले से कोई स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे होगा वो हम तुम लोग को यहाँ पर इस डेटा पे कैलकुलेट करके बताते हैं। जैसे देखो, इसका अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो सेल कितना है, सेल है देखो 1200, हम यहाँ 1200 लिखे। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक मेरा 0 है। परचेज, परचेज का मतलब लेकिन टोटल परचेज, परचेज कितना है 100 इंटू 10 यानी कि 1000, ठीक है, 1000 रुपीज का परचेज। क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, ये देखो 200, हम लोगों ने अभी अभी फाइंड आउट किया 200, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1200 माइनस ये हो गया 800, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है 400। ये तो देखो मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने से आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज का मतलब है कि टोटल हमारे पास कितना स्टॉक है बेचने के लिए। जैसे हम लोगों ने करेंटली 100 यूनिट स्टॉक खरीदा है 10 रुपीज वाला, प्रीवियस हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं है, मतलब टोटल इतना स्टॉक है जो हम लोग बेच सकते हैं। जिसमें से इतना नहीं बेचे तो बाकी जो बचा हुआ है वो हम लोगों ने बेच दिया। बाकी जो डिफरेंस दिख रहा है, सॉरी बचा हुआ नहीं, बाकी जो डिफरेंस दिख रहा है वो हम लोगों ने बेच दिया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये देखो यहाँ ओपनिंग स्टॉक मेरा 0 है, मैंने इतना सारा स्टॉक खरीदा था, तो अगर मुझे कुछ भी बेचना है तो इसी में से बेचना है प्रॉफिट लगा के, ठीक है। तो इतने में ये जो टोटल है ये यहाँ पर 1000, इसमें से हम लोगों ने 200 का स्टॉक नहीं बेचा, 200 का स्टॉक हमारा पड़ा हुआ है, नहीं बिका। तो इसका मतलब 800 का स्टॉक बिक गया। 1000 में से 200 का स्टॉक नहीं बिका यानी 800 का स्टॉक बिका, लेकिन 800 का स्टॉक कितने में बिका, 1200 में। तो ये जो डिफरेंस है वो हम लोग का हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। जो डिफरेंस है वो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये हो गया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूले में सेल्स माइनस सीओजीएस होता है। अच्छा, इस फॉर्मूले का और भी 2-3 पॉइंट लिखवाते हैं। देखो, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस एडजस्टेड परचेज, ठीक है। सेल्स माइनस एडजस्टेड परचेज। अब एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, ये पूरा एडजस्टेड परचेज होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हम इसके नीचे भी एक बार लिख देते हैं। ये एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कभी कभी देखोगे क्वेश्चन में किसी किसी फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ रहता है एडजस्टेड परचेज। तो इसका मतलब क्या है, एडजस्टेड परचेज का मतलब है कि एक्चुअली तुम लोग को दिया हुआ है कि जो गुड्स बिक गया उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जिसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो वही चीज है कि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब ही होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये अगर मुझे क्वेश्चन में दे देता है तो उसके बदले कभी कभी लैंग्वेज यूज कर लेता है एडजस्टेड परचेज, ठीक है। तो ये लैंग्वेज भी हमारा आ सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। अच्छा, और एक थोड़ा सा बाइफर्केशन दिखा देते हैं। जैसे कि मान लो अगर मुझे बोला जाए कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज को हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, क्योंकि देखो नॉर्मल सा बात है, मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक था, मैंने इस बार जितना स्टॉक परचेज किया तो टोटल स्टॉक जिससे हम बेच सकते हैं, जितना बेचना चाहे उसी से बेच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बेच सकते, हाँ उससे कम जरूर बेच सकते हैं। अगर मेरे पास 200 पीसेस स्टॉक है तो हम मैक्सिमम 200 बेच सकते हैं या फिर उससे कम बेच सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज है इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अलग अलग नाम होता है, अलग अलग नाम यूज किया जा सकता है क्वेश्चन में, इसीलिए हम सारा पॉइंट को डिटेल्स में बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दे देता है। नॉर्मली अगर तुम लोग थोड़ा सोचो कि देखना क्वेश्चन जो बनता है फाइनल अकाउंट्स का, जिसमें हमें एक ट्रायल बैलेंस दे देता है, ठीक है। फिर हम लोग उस ट्रायल बैलेंस से देख के डेटा पुट करते हैं, कोई डेटा ट्रेडिंग में, कोई PL में, कोई बैलेंस शीट में, जो जहां पर जाता है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक
जो है वो हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर ही रहता है, और उसको हम लोग दो जगह पे लिखते हैं, ट्रेडिंग में लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, जो कि थोड़ा रेयर केस होता है, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा वो एक बार लिख लो। नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, फिर वो कहां लिखा जाता है? ओनली एंटर्ड इन बैलेंस शीट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या होता है, एक बार तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक, एक बार तुम लोग बैलेंस शीट में लिखते हो एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। एसेट साइड में इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि वो करंट एसेट है, ठीक है। और ट्रेडिंग में लिखने का सिग्निफिकेंस देखो क्या है, कि अगर हम लोग ये नहीं लिखते 200 रुपए, सोचो ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते, तुम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे थे कि कैसे 400 निकाले? क्योंकि तुम लोग क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर मान लो ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते हैं, तो मेरा इधर का टोटल 1200 होगा, इधर का टोटल 1200, तो यहाँ प्रॉफिट 200 दिखेगा। मतलब यही गलती, ठीक है, यही गलती, इसी को बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट मतलब हम मुझे कॉस्ट को कहां तक लेके जाना है, जितना मेरा सेल्स डेटा है उतने तक। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक को इधर लिखेंगे तो ही मेरा जो है कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू के साथ मैच होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर वही बोल रहा है कि हमें क्या करना है, ट्रेडिंग में और नॉर्मली बैलेंस शीट में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, ठीक है। और नेक्स्ट लिखो, इट इज ऑलरेडी adjusted to arrive at cost of goods सोल्ड। बताते हैं, देखो एक्चुअली अगर मेरा ट्रायल बैलेंस के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो ट्रेडिंग में क्यों नहीं लिखना है? वो इसीलिए नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी ये सीओजीएस पाने के लिए इसका जो जरूरत है, देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखना क्यों पड़ा, ताकि हम लोग सीओजीएस तक पहुंच सके, ताकि हमें 800 का डेटा मिले। देखो 1000 माइनस 200, 800 हुआ ना, तो 800 क्या है? सीओजीएस। 800 तक पहुंचने के लिए ही तो हमें क्लोजिंग स्टॉक को आइडेंटिफाई करके लिखना जरूरी है, ठीक है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो बोल रहा है कि वो एडजस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ होता है, तो उसे दोबारा से ट्रेडिंग में लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो हमारा वो एडजस्टेड परचेज है। मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए इसका दोबारा से इंपैक्ट दिखाने का जरूरत नहीं है। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक यहां नहीं लिखना है, ओनली ट्रेडिंग में मुझे नहीं लिखना है क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। ओनली मुझे कहां लिखना है? बैलेंस शीट में लिखना है, ठीक है। ये बात तुम लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पॉइंट आ रहा है। एक से हाँ, तो देखो हम लोगों ने अभी तक 3 तरीके का प्रॉफिट जो है वो देखा। देखो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, इसके बारे में डिटेल्स में देखा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी तक नहीं बताया था, वो भी बताते हैं। ऑपरेटिंग इनकम मैंने बताया, नॉन ऑपरेटिंग बताया, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट। हाँ, तुम लोग जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो ये प्रॉफिट तो निकालते नहीं हो, लेकिन ये भी प्रॉफिट आता है, उसको हम लोग अलग से नहीं निकालते, वो बात अलग है, लेकिन इसका नॉलेज भी हमें होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ निकलता है? ये बेसिकली ट्रेडिंग में निकलता है, ठीक है। और ये कहाँ निकलता है? ये पीएल में निकलता है। ये हमें नहीं दिखता है क्योंकि हम लोग इसको इंडिविजुअली नहीं निकालते हैं, लेकिन ये भी आता है, तो अभी हम समझाते हैं, देखो। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट का पर्पस क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद बिजनेसमैन को क्या पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का पर्पस क्या है, ठीक है। इसका पर्पस लिखो। पर्पस है टू फाइंड आउट whether it is worth to deal in goods and सर्विसेज, ठीक है।
ये वाला क्या है कि हमें ये फाइंड आउट करना है, हम लोग जो भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं क्या वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट ही बता देगा। जैसे मान लो मेरा ग्रॉस लॉस आ गया, मतलब ग्रॉस लॉस आने का मतलब है हम जितने से प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं उससे कम में बेच रहे हैं, तो फिर मुझे तो बिजनेस आगे चलाना ही नहीं चाहिए। अगर मेरा कुछ बचत होता है तभी मुझे बिजनेस को आगे चलाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो पर्पस है वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का पर्पस ये है कि जो बिजनेस कर रहे हैं वो मुझे आगे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का चीज खरीदा और उसे 95 में बेचा, मान लो मैंने 100 रुपए का चीज खरीदा और उसे 95 में बेचा, तो मेरा 5 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उस केस में मुझे इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा मेरा कंटिन्यूएशन फॉर्म में चल रहा है तो मुझे इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, जिसमें मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो इसके आगे और एक लाइन ऐड करो, या फिर हम अलग से और एक बार लिखवा देते हैं। लिखो जीपी, जीपी specifies whether we should continue with the business or not. If it is gross loss, if it is gross loss or very low gross profit, then we should thought over to shut down the business or terminate, ठीक है। तुम लोग अपने लैंग्वेज में और भी अच्छा लिख सकते हो, जस्ट मैंने ये समझाया कि ग्रॉस प्रॉफिट का पर्पस क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के क्या बिजनेस ओनर को कुछ हेल्प होता है, बिल्कुल होता है। कि ग्रॉस प्रॉफिट ये हमें स्पेसिफाई करवाता है कि हमें ये बिजनेस को आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमारा ग्रॉस लॉस हो रहा है या बहुत ही कम अमाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि ये बिजनेस हम लोग बंद कर दे या टर्मिनेट कर दे, करें या ना करें, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा बिजनेस होता है जिस जो कि लॉन्ग रन प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट मायने नहीं रखता है। देखो लॉन्ग रन प्रोजेक्ट का भी कुछ बिजनेस होता है, ठीक है। जैसे तुम लोग देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट, ठीक है, तो ये सब कंपनी फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न, ठीक है, या फिर जैसे कि पेटीएम, ठीक है, पेटीएम, ये सब जब मार्केट में आया था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, फ्लिपकार्ट अमेज़न ये सब जो है ये पहले पहले कंपनी को काफी सारा अलग अलग ऑफर दे रहा था, ठीक है। कंपनी को बोल रहे, सॉरी, पब्लिक को अलग अलग ऑफर दे रहा था। तो इनका पहला कुछ साल तो लॉस ही लॉस, ठीक है। ये लोग प्रॉफिट जो है बहुत ही देरी में इनको दिखा, ठीक है, हेवी लॉस मेकिंग था इनका, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट था इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि इस बार बिजनेस स्टार्ट किया तो एक साल में प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देंगे। इनका जो बिजनेस का जो कंसेप्ट है या जो मॉडल है वो अलग है, वो लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है। तो उनके लिए ग्रॉस प्रॉफिट मायने नहीं रखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो उनका होने में काफी टाइम लगेगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट को पता था कि वो इतना डिस्काउंट दे रहा है हर एक चीज में कि उसके लिए अभी प्रॉफिट कमाना मुश्किल है, वो अभी लॉस ही लॉस करेगा। वो अपना एक टारगेट फिक्स कर लिया है कि इतने साल बाद जो है हम इसका प्रॉफिट मेकिंग करेंगे, जब लोगों को इस चीज पे भरोसा हो जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि ऑन दैट मोमेंट ये जो ऑनलाइन कंसेप्ट था ये बहुत ही नया था, ठीक है। जैसे कुछ भी खरीदना है ऑनलाइन में देख के समझ के खरीदो, फिर वो रिटर्न होगा कि नहीं, ये सारे कंफ्यूजन, क्या हम पैसा सही जगह पे दे रहे नहीं दे रहे, ये सब जो लोगों के मन में डाउट था, तो सभी
सभी को पता है कि एक नया चीज है, अब इतना डाउट लेके थोड़ी ना कोई कुछ खरीदेगा, तो उन्होंने बहुत सारा ह्यूज ह्यूज डिस्काउंट देना स्टार्ट किया, इतने सस्ते में कि लोग जो है ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ही खरीदने लग गए। तो अब लोगों को जब हैबिट हो जाता है किसी चीज का, तो ऑटोमेटिकली लोग उसी चीज पे ज्यादा जाते हैं, और ऐसे करके ये लोग जो है अपना बिजनेस मॉडल को एस्टेब्लिश कर लिए। तो इनके लिए जो है ग्रॉस प्रॉफिट एकदम पहले ही साल में प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा ऐसा नहीं, इनका ग्रॉस लॉस ही आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको भी बिजनेस बंद कर देना है, बिजनेस मॉडल पे बहुत सारा चीज जो है डिपेंड करता है, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अच्छा अब देखो नेक्स्ट है जो मैंने यहाँ पर तुम लोग को लिखवाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बारे में तुम लोगों ने शायद ज्यादा नहीं सुना होगा। तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्चुअली मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में इसको नेट प्रॉफिट लिखवाया था, लेकिन ये मैंने इसीलिए लिखवाया था क्योंकि तुम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में मुझे जितना लगता है उतना नहीं पता होगा शायद, ठीक है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो देखो, क्योंकि देखो मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं लिखवा के इसी चीज को मैंने नेट प्रॉफिट लिखवाया था, क्योंकि तुम लोग को यही मेनली पता है। देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया था नेट प्रॉफिट का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन एक्चुअली ये नेट प्रॉफिट नहीं होता है, ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर हमें डिटेल्स में चीजों को समझना है, बाकी वो भी कंसेप्ट सही है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग चाहे तो अलग से निकाल सकते हैं। ये सिर्फ थियोरिटिकली समझाने के लिए, तुम लोग जब क्वेश्चन करोगे तो तुम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग से निकालने का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आगे जाके तुम लोग का रेशियो एनालिसिस बोल के चैप्टर आता है, ठीक है, वहां पर तुम लोग देख सकते हो कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछेगा, या फिर 12 में भी शायद तुम लोगों ने किया होगा, ठीक है, कॉलेज में किया होगा, तो वहां पर ये सब प्रॉफिट अलग अलग से ही हमें समझना पड़ता है। तो जो भी हो, तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का काम क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी हमें डिसीजन लेने में काम आता है, डिसीजन मेकिंग पर्पज से हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस याद है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो होता है, एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया। अच्छा अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अच्छा कैसे डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, ऐसे डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आया है 1 लाख, ठीक है, और हम लोग का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो आ गया है 1,50,000, ठीक है। तो अब देखो मेरा आ गया है बिजनेस में ऑपरेटिंग लॉस, कितना आ गया ऑपरेटिंग लॉस 50,000, ऑपरेटिंग लॉस 50,000 है, ठीक है। तो अब हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए, देखो मेरा प्रॉफिट तो आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट तो है, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट है, मतलब मुझे बिजनेस शट डाउन तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मुझे ये बताता है बिजनेस को चलाए या बंद कर दे। तो बिजनेस चलाओ, बिजनेस बंद मत करो, लेकिन ऑपरेटिंग लॉस आ रहा है, तो इससे क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या किसी भी तरीके से हम लोग इस खर्चे को कम कर सकते हैं, मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे वेदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैन बी रिड्यूस्ड, क्या हम लोग किसी भी तरीके से हमारे ये खर्चे को कम कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो फिर हमें प्रॉफिट दिखेगा, तो फिर हमें बिजनेस कंटिन्यू करने में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ऐसे लॉस लेके कैसे चले, ठीक है, मान रहे हैं कि बेच के प्रॉफिट जरूर हो रहा है, लेकिन बिजनेस को मेंटेन करने का इतना मेंटेन मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऑफिस का खर्चा मार्केटिंग का खर्चा इतना ज्यादा हो जा रहा है कि प्रॉफिट जो है वो पे करने के बाद हमारे पास कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये सब खर्चा कम कर सकते हैं, या फिर ऐसे देखना पड़ेगा क्या ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। देखो वेदर ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज्ड टू कवर अप ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या फिर हम लोग क्या अपना
ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं ताकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग कवर अप कर ले, ठीक है। अगर दोनों का आंसर हमारा नो आ रहा है, ना तो हम लोग खर्चा कम कर पा रहे हैं, ना तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग बढ़ा पा रहे हैं, अगर 1 और 2 दोनों का आंसर अगर मेरे पास नो आ रहा है तो मुझे बिजनेस को कर देना चाहिए शट डाउन, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉफिट का क्या काम, ये प्रॉफिट तो हो रहा है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन मेरा एसोसिएटेड एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि हम जो है अपना खर्चा पे करने के बाद मेरे पास कुछ नहीं रह रहा है, ऊपर से मेरा लॉस हो रहा है। मतलब 1 लाख तो बिजनेस करके दे पा रहे, तो 50,000 तो फिर पॉकेट मतलब घर से दे पड़ेगा, बिजनेस से नहीं दे पा रहे, तो फिर ऐसा बिजनेस चला के क्या फायदा, फिर हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है, मान लो ऐसा होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा 1 लाख, ठीक है, और मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 80,000, मैंने इसका ऑपोजिट कर दिया, तो मेरे पास फिर भी कितना बचता है 20,000, क्या बच रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो मुझे मेरे बिजनेस को और भी बढ़ाना चाहिए और भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, और भी बढ़ा सकते हैं, यानी एक्सपैंड द बिजनेस, ठीक है। तो फिर हमें बिजनेस को और भी बढ़ा लेना चाहिए अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो पहले 2 क्वेश्चन खुद से करो कि क्या हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं तो भी चलेगा, क्या हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर दोनों आंसर नो है तो फिर तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमारा बिजनेस जो है हमें और भी बढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हम एक लैंग्वेज से लिखवा देते हैं, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हेल्प in help in deciding decision making factors like reducing operating expense or increasing gross profit to continue the business in long run, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें हेल्प करता है, हेल्प इन डिसाइडिंग डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स लाइक रिड्यूसिंग ऑपरेट, जैसे ये जो लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर पाएंगे कि नहीं इस बात का डिसीजन, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएंगे कि नहीं ताकि हम लोग अपने बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर पाए लॉन्ग रन में, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका भी हम एक बता देते हैं, ऐसे एक फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब फिर क्या निकल के आया, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब था सेल्स माइनस सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देख ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस ओपनिंग सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है ऑपरेटिंग, देखो यहाँ पर लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो इसके जगह ग्रॉस प्रॉफिट के जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया सेल्स माइनस सीओजीएस, अब ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेल्स माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं सीओजीएस, इसको ब्रैकेट में ले लिया, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो कभी कभी हमें ये भी नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो हम बता देते हैं क्या लिखा है मैंने। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है, जैसे देखो सेल से अगर हम लोग परचेज कॉस्ट लेस करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, वैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए सेल से अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमें जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखो पहले हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट
से हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को ऐसे लिख सकते हैं, सेल्स माइनस सीओजीएस, ठीक है, ये जैसा था वैसा रख दिया। अब ये सभी मैंने ब्रैकेट ओपन करके माइनस जो भी है वैसे दिखा दिया। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ये नया टर्म मैंने सिखाया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स हम लोगों ने खरीदा था उसमें से जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट, और बिजनेस को ऑपरेट करने का जो एक्सपेंस है, उन दोनों को टोटल करने से निकल के आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। और जब हम लोग सेल से ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेस करेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमें कभी कभी होता है, ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन। तो ये हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। अच्छा, अब लास्ट जो है नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी तो मैंने लास्ट तुम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिखाया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और ऐड कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, ठीक है, तो ये हम लोग का निकल के आ जाता है नेट प्रॉफिट। अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो हमें करना ही पड़ेगा चाहे बिजनेस चले या ना चले, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी दिया था तुम लोगों को, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब जैसे कि रेंट का इनकम, रेंट रिसीव्ड, ठीक है, रेंट रिसीव्ड मतलब बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, हमारा काम नहीं है किसी को रेंट पे कुछ देना, लेकिन हमारे पास जो है, मतलब हमारा वो बिजनेस नहीं है, लेकिन हमारा बिजनेस मान लो बुक्स बेचने का है, लेकिन हमारे पास एक एडिशनल बिल्डिंग पड़ा हुआ है जिसको हम लोगों ने रेंट पे लगा दिया, उससे भी हमारा इनकम हो रहा है, ठीक है। या फिर इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, मान लो हम लोगों ने कुछ अमाउंट को हम लोगों ने एफडी कर दिया, एफडी करने से उससे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन मेरा बिजनेस जो है वो कुछ और है, ठीक है, ये तो मेरा एडिशनल इनकम है। जैसे मेरा काम है पढ़ाते हैं, हम फुल टाइम पढ़ाते हैं, तो मेरा मेन जो ऑपरेटिंग जो मेरा इनकम है वो पढ़ाई से ही आता है। अब मान लो मैंने एफडी कर रखा है बैंक में, तो उससे मुझे इंटरेस्ट आता है, तो वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है, सेल से अगर हम लोग जो प्रोडक्ट बेचे हैं उसका कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या था, बिजनेस का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये लेस करने के बाद जो बचता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर हम लोग बिजनेस का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी लेस कर देते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देते हैं, अब देखो तुम लोग को ऐसे देखने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब तुम लोग पीएल बनाते हो यहाँ पर लिखते हो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये लिखते हो, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हो, जैसे मान लो लिख देते हो डिविडेंड, ठीक है, ये लिखने का तो आदत है, डिविडेंड आ गया, जैसे इधर लिखते हो इंटरेस्ट इनकम, ये सब क्या है, डिविडेंड मतलब क्या, जिसका हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं उसने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया है, उस पर्सन ने या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उससे उसको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, तो ये उसका बिजनेस का इनकम नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसने कहीं एफडी कर दिया उससे इंटरेस्ट मिल रहा है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, तो ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरीके के एक्सपेंसेस को लेस और इनकम को ऐड करने के बाद जो हम लोग निकालते हैं पीएल में, उसी हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट का जो मतलब नेट प्रॉफिट का काम क्या है, नेट प्रॉफिट हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो नेट प्रॉफिट हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये हमें किस चीज में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग the net picture of operations ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, पूरे साल में, ठीक है, पूरे साल में हमारे बिजनेस का ओवरऑल पिक्चर क्या है वो हमें क्लियर करता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, वो हमें क्लियर कर देता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो जैसे और एक पॉइंट भी देखो, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 10 लाख, ठीक है, 10 लाख आया, और किसी रीजन से इस बार हम लोगों के शॉप में मान लो जो है आग लग गया और लॉस बाय फायर हो गया, हो ही सकता है एक्सीडेंटली लॉस बाय फायर हो गया 15 लाख का, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लॉस बाय फायर को लेस किए, लॉस बाय फायर मेरा कैसा एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये मेरा कैसा एक्सपेंसेस है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसके साथ तो बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस अगर बंद भी हो गया है वहां पर सारे सेटअप है तो
भी आग लग सकता है, ठीक है। तो मेरा 5 लाख का क्या दिख रहा है, 5 लाख का मेरा नेट लॉस दिखेगा, ठीक है, नेट लॉस दिखेगा। तो क्या इससे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि इसका मतलब मेरा बिजनेस लॉस मेकिंग है? नहीं, क्योंकि ये जो फायर, जो आग लगा है, ये तो एक्सीडेंटली लगा है, ये थोड़ी ना ऑलवेज चलेगा ऐसा, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हर साल आग लगेगा, ये तो एक्सीडेंटली हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हर तरीके का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक जैसा नहीं होता है, तो उससे भी हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, ठीक है। तो पिक्चर हमें जरूर मिलेगा नेट प्रॉफिट से कि हमें अपना बिजनेस को कंटिन्यू आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर एडिशन करो इस पॉइंट के लिए, बट बिजनेसमैन नेवर टेक्स डिसीजन, बट बिजनेस, पीछे लिख दे, यहाँ पर जगह नहीं होगा इसमें, यहाँ स्टार लगा के पीछे लिखते, देखो हम जो भी समझाए उसके बारे में हम बोलना क्या चाह रहे हैं, लिखो बिजनेस मैन नेवर टेक्स द डिसीजन टू कंटिन्यू और shut down the business on the basis of नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट के बेसिस पे कोई भी ये आइडेंटिफाई किसी को भी नहीं करना चाहिए कि उसे बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट में हम लोग का क्या इंक्लूड होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आता है। तो मान लो चोरी हो गया, सडनली आग लग गया, इस वजह से जो लॉस हुआ उस वजह से मेरे बिजनेस का लॉस दिख रहा है, नेट लॉस दिख रहा है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना ही नहीं चाहिए? मुझे पहले चेक कर लेना चाहिए कि किस तरीके का वहां पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, तभी मुझे डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका मतलब नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, नेट प्रॉफिट का मतलब हो गया ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखो तुम लोग यही वाला चीज जो है ना पीएल में लिखते हो, तुम लोग पीएल में क्या लिखते हो, देखो पीएल में ऐसे लिखते हो बाई जीपी, ठीक है। इधर क्या लिखते हो, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो लिखते हो, और इधर क्या लिखते हो, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे देखो डिविडेंड का इनकम, इंटरेस्ट का इनकम, फिर इनकम तो हम लोग ट्रेडिंग में भी दिखा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग मतलब मेरे बिजनेस का इनकम, और ये मतलब अदर इनकम, मतलब अदर देन बिजनेस, जिस चीज का हम लोग बिजनेस नहीं करें फिर भी किसी और तरीके से इनकम करें। जैसे मान लो मैंने किसी घर को भाड़े पे लगा दिया, मेरे पास एक्स्ट्रा घर है, मैंने उसको भाड़े पे लगा दिया, लेकिन मेरा मेन काम तो पढ़ाना है, ठीक है, तो इसीलिए वो मेरा हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यही नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और भी अगर स्प्लिट करें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब दो तरीके का होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको मैंने एज इट इज रख दिया नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये ब्रैकेट ओपन करने से, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। ये कुछ नहीं, जस्ट मैंने ब्रैकेट ओपन करके दिखाया कि इससे हम लोग और कहाँ पहुंच सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये दोनों को मिला के हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब हो गया हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। देखो यही वाला हम लोगों ने आज जो है जो भी समरी पढ़ा, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स बनाने का काफी सारा चीज ही पढ़ लिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो ट्रेडिंग पीएल का कंसेप्ट तो जो है लगभग काफी सारा चीज हम लोगों ने देख लिया।
अब बाकी है बैलेंस शीट के ऊपर मुझे कुछ बताना है, बैलेंस शीट का कंसेप्ट देना है, और ये दोनों कंसेप्ट कंप्लीट हो जाने से फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन तो तुम लोग करते ही हो, बचपन से कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल अकाउंट्स बना ही लोगे, लेकिन ये जो छोटा छोटा कंसेप्ट है ये काफी जरूरी है प्रोफेशनल स्टडीज में, ठीक है? ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय मैम। बाय बाय। Thank you, ma'am. मैम एक बार लास्ट Bye, ma'am. जीपी